हेलो डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कुछ एक्सरसाइज 9.3 के बारे में। जो आपकी एक्सरसाइज 9.2 थी आपकी एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज आपकी 9.2 थी, वहाँ पर हम लोगों ने बात की थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। किसके बारे में बात की थी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात की थी। और वहाँ पर हम लोगों ने एपी देखा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, वहाँ पे एनएथ क्या होता है एपी का, वो हमने देखा था। एपी की जनरल सीक्वेंस क्या होती है वो देखा था हमने। एपी के एनएथ का सम क्या होता है वो हम लोगों ने देखा था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर देखी थी एक्सरसाइज 9.2 में। अब हम बात कर रहे हैं किस पर? एक्सरसाइज 9.3 के बारे में बात कर रहे हैं। जो आपकी जो एक्सरसाइज 9.3 ये आपकी रिलेटेड किससे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। आप हेडिंग भी देख रहोगे, आपकी जो आज के लेक्चर की हेडिंग है वो भी आपकी क्या पड़ी है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे क्या? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। और इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम देखेंगे कि जीपी क्या होती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है शॉर्ट में जिसको हम बोलते हैं जीपी। क्या बोलते हैं? जीपी। क्या बोलते हैं इसको? जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हिंदी में बोलते हैं इसको गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है ना? जैसे एपी को बोलते थे क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में बोलते थे समांतर श्रेणी। वैसे जीपी को बोलते हैं शॉर्ट में जीपी, और इसका पूरा नाम इंग्लिश में क्या होगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, बट हम पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए कैसे। आपको मैंने बताया था कि एपी की जनरल सीक्वेंस होती है, वैसे जीपी की भी जनरल सीक्वेंस होती है। एपी का भी एनएथ टर्म का फॉर्मूला होता है, वैसे जनरल टर्म का फॉर्मूला जीपी का भी होता है। ठीक है, एपी का भी लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, वैसे जीपी का भी लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है। सब चीज़ें जो आप एपी में पढ़ते आए हो वो सब आप जीपी में भी पढ़ोगे। बट इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ की जो टर्मिनोलॉजी है वो एपी से अलग है। बाकी जो चीज़ें आपने एपी में पढ़ी वो सब आपको जीपी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब जैसे वहाँ पे आपको एपी में मिलता था कॉमन डिफरेंस। एपी में क्या मिलता था आपको? कॉमन डिफरेंस। क्या होता था कि जब आपको एक एपी सीक्वेंस मिलती थी, उस सीक्वेंस में आपको टर्म्स के बीच का जो मिलता था वो डिफरेंस मिलता था। कैसा मिलता था डिफरेंस? कांस्टेंट डिफरेंस मिलता था। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? जो टर्म्स होगा, जो प्रीसीडिंग टर्म होगा और जो टर्म होगा, इनके बीच का जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? कॉमन रेशियो मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉमन रेशियो मिलेगा। वहाँ पे कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे कॉमन रेशियो मिलेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात आपको? ठीक है ना? हाँ, तो इसी सब चीज़ें को हम बातें में आज बात करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेक्चर करेंगे, समझेंगे कि एनएथ टर्म क्या होता है जीपी का, जीपी की जनरल सीक्वेंस क्या होती है, जीपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला फाइंड आउट करना हो तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, और जनरल टर्म फाइंड आउट करना हो जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, इसका लास्ट टर्म क्या होगा, ठीक है, एनएथ टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा, एनएथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होगा, और उसके साथ साथ में सम एनएथ टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, जीपी के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो क्या आप स्टार्ट हो? एकदम अच्छे से रेडी हो गए आप? चलिए तो हम स्टार्ट करें। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन से कि आखिर जीपी की डेफिनेशन होती क्या है, जीपी होती क्या है, पहले हम ये जान लें। तो जीपी क्या होती है इस आपको इस डेफिनेशन से मालूम चल जाएगा। कैसे? देखिए, डेफिनेशन है अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ जीपी। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ जीपी। आपकी एक सीक्वेंस होगी, वो सीक्वेंस आपकी जीपी तब कहलाएगी तब जब यदि एवरी टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म रिमेन्स अ कांस्टेंट रेशियो। कोई भी सीक्वेंस आपकी जीपी तब होगी जब उसका हर एक टर्म और उसका जो प्रीवियस टर्म है, उन दोनों का जो रेशियो है वो आपको कैसा मिलना चाहिए? कांस्टेंट मिलना चाहिए। क्या बोला गया? ये बोला गया कि अगर आपकी कोई सीक्वेंस है तो उस सीक्वेंस में जो टर्म्स होंगे, एवरी टर्म, हर एक टर्म आपका प्रीवियस टर्म और टर्म्स का जो रेशियो, प्रीवियस टर्म और टर्म्स का जो रेशियो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे कि आप एपी में पढ़ते थे, एपी में क्या पढ़ते थे आप? प्रीवियस टर्म और टर्म का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे आपका रेशियो कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला रेशियो आपको 5 मिला तो दूसरा रेशियो आपको 4 मिला, बिल्कुल नहीं। आपको हर एक टर्म्स का जो रेशियो मिलना चाहिए, प्रीवियस टर्म और टर्म्स का जो रेशियो मिलना चाहिए वो कैसा मिलना चाहिए? कांस्टेंट मिलना चाहिए। इट मीन्स वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो डेफिनेट होना चाहिए। ठीक है, वो फिक्स्ड होना चाहिए। ये नहीं कि 5 मिला फिर 4 मिला फिर 3 मिला, ऐसा नहीं। 5 मिल रहा है तो कॉमन रेशियो आपको 5 ही मिलना चाहिए। कॉमन नाम क्यों पड़ा उसका? कॉमन इसलिए नाम पड़ा कि सभी टर्म्स के बीच में जो टर्म्स हैं, टर्म्स और प्रीवियस टर्म के बीच का जो रेशियो मिल रहा है आपको वो कैसा मिल रहा है? कांस्टेंट मिल रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो जो रेशियो कांस्टेंट मिल रहा है आपको, उस रेशियो को हमने नाम दिया। उस रेशियो को हमने क्या नाम दे दिया? कॉमन रेशियो नाम दे दिया। और उसको अपन रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? उसको अपन स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे एपी में हम क्या नाम दिए थे? उसको कॉमन डिफरेंस, उसको रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल डी से। वैसे यहाँ पे हम कॉमन रेशियो नाम दिए, इसको डिनोट कर रहे हैं किससे? स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आती है आप सभी को? आई होप सभी को समझ में आती होगी अच्छे से। आप समझते हैं कि आखिर यहाँ से अब हमें कंडीशन क्या मिलेगी, उन कंडीशंस पर हम डिस्कशन करें। कंडीशन पर डिस्कशन करने से पहले मैं आपको 1-2 एग्जांपल दूंगा कि देखिए कि आपको जीपी के क्या क्या एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं। देखिए जैसे 2, 4, 8, 10, 12, डैश डैश डैश। अच्छा, अब अगर मैं इसका चेक करना चाहूँ ये कि देखते हैं कि ये आपका जीपी है कि नहीं। जब भी आपको ये चेक करना हो कि दी हुई सीक्वेंस आपकी जीपी है कि नहीं, तो आपको क्या करना होगा? देखिए आप सभी को पता है ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, ये फोर्थ और ये फिफ्थ टर्म है। ठीक है, और जब भी हमें जीपी चेक करना हो तो हम क्या बोलते हैं कि टर्म और प्रीवियस टर्म का जो रेशियो है
टर्म और प्रीवियस टर्म, या फिर ये बोले टर्म और प्रीवियस टर्म का जो रेशियो है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, समझिए हम कैसे निकालेंगे। हम बोलेंगे कि हमें T2 अपॉन में T1 इज इक्वल टू में T3 अपॉन में T2 मिलना चाहिए, यानी कि T2 अपॉन में T1 इज इक्वल टू में T3 अपॉन में T2 अगर मिल गया, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड मिल गया, इट मीन्स आपकी जो ये सीक्वेंस है ये क्या होगी, GP होगी। तो इसके लिए हम क्या वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए T2 कितना आपके पास है, 4 है, T1 2 दिया हुआ है, T3 8 है और T2 कितना दिया है, 4। तो 2 2 जा 4 होता है और 4 2 जा 8 होता है। तो आपने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड मिल रहा है, इट मीन्स ये आपका क्या हो गया, GP हो गया। तो हम बोलेंगे दिस सीक्वेंस आर इन GP, ये सीक्वेंस आपकी किस में है, GP में है। तो मेरी बात आप समझ गए ना कि कैसे आपको GP चेक करनी, कभी भी आपको GP चेक करनी तो आप क्या करिए, उसके टर्म्स और प्रीवियस टर्म का रेशियो निकालिए। अगर टर्म्स और प्रीवियस टर्म का रेशियो अगर कांस्टेंट आता है, चेंज नहीं होता है, इट मीन्स वो आपकी क्या होगी, GP होगी। और कभी भी GP चेक करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या है आपको फॉर्मूला क्या है, देखिए ऊपर वाला जो है, अगर आप देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स, मान लीजिए अगर n नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो आप देख रहे हो कि ये n+1 है और ये क्या है, n है। तो जो आपको रेशियो मिलना चाहिए, मीन्स मैं इसको एक जो जनरल फॉर्म बनता है वो जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, Tn+1 अपॉन में Tn इज इक्वल टू में आपको क्या मिलना चाहिए, कांस्टेंट मिलना चाहिए। और जो ये कांस्टेंट होगा ये आपका स्मॉल r के इक्वल होगा। मेरी बात समझ में आई आपको इतनी, मैंने क्या बोला, मैंने बोला Tn+1 अपॉन में Tn इज इक्वल टू में आपको कांस्टेंट मिलना चाहिए और जो ये कांस्टेंट मिलेगा आपको वो एक कॉमन रेशियो के बराबर होगा, यानी r के बराबर होगा। वो r आपको क्या डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे n की वैल्यू डाली, n आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स है, n क्या डिनोट करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी। तो जब आप यहाँ पे n की वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे T2 मिलेगा और नीचे T1 मिलेगा और T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू में कांस्टेंट, कांस्टेंट इज इक्वल टू में रेशियो क्या दे देगा आपको, कॉमन रेशियो। तो कहने का मतलब ये जब भी आपको कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे Tn+1 अपॉन में Tn। बस ध्यान रहे इसके लिए आपको जब बोले कि ये आपका GP में, तब आप इसके लिए यूज़ करेंगे। अगर आपको बोले GP में नहीं, पहले चेक करो GP में है कि नहीं, पहले आप इसका इस टर्मिनोलॉजी का यूज़ करके आप पहले चेक करोगे आपका GP में है कि नहीं है, और उसके बाद आप ये यूज़ कर सकते हो। ये तब यूज़ करोगे जब आप बोल दे डायरेक्ट कि आपका ये जो सीक्वेंस है GP में है, तो आप कॉमन रेशियो निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का यूज़ हम किस लिए यूज़ करेंगे, फॉर फाइंडिंग द कॉमन रेशियो। ठीक है, फॉर फाइंडिंग कॉमन रेशियो यानी CR। वहाँ पे हम लोग CD पढ़ते थे, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, CR पढ़ेंगे। CR वो वाला CR नहीं, CR, C मतलब कॉमन, R मतलब रेशियो, कॉमन रेशियो। ठीक है ना। चलिए अब आप समझ गए होंगे कि आपको GP में क्या बोला गया है, GP का कॉमन रेशियो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर इसका फर्स्ट टर्म की बात की जाए तो इसका फर्स्ट टर्म कौन होगा, ये होगा 2 हो जाएगा। कॉमन रेशियो आपके पास 2 आया, कॉमन रेशियो भी 2 हुआ, फर्स्ट टर्म भी 2 होगा बाई चांस। ठीक है ना, ये बात होगी। चलिए अब हम बात करेंगे इस पर ये कि जैसे कि हमने जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था आपका अरिथमेटिक इन सीक्वेंस एंड सीरीज होगी, चैप्टर का नाम है सीक्वेंस सीरीज। ठीक है, तो ये तो आपकी सीक्वेंस है। अगर हम GP में सीरीज़ की बात करें तो GP में सीरीज़ कैसे दिखेगी, सीक्वेंस तो आपने देख ली कि GP में सीक्वेंस कैसे दिखेगी। अगर इसके सीरीज़ की बात की जाए GP में, तो GP में सीरीज़ कैसे दिखेगी, 2 + 4 + 8 + 10 + 12 प्लस डैश 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 ऐसे सीरीज़ दिख जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए GP का सीक्वेंस आपको दिया हुआ T1, T2, T3, T4, T5, डैश डैश, तो इसकी सीरीज़ क्या हो जाएगी, T1 + T2 + T3 + T4, ठीक है, प्लस T5 प्लस डैश डैश डैश। ये इसकी क्या होगी, ये आपका सीक्वेंस हो गया GP में। ठीक है, मान लीजिए GP का सीक्वेंस हो गया और ये क्या हो गया, इसकी सीरीज़ हो गई। हमेशा ध्यान रखिए सीरीज़ में हम क्या करते हैं, एडिशन के फॉर्म में लिखते हैं। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नोट के फॉर्म में आपको लिखना होगा। नोट में क्या ध्यान रखिए कि जब भी आपको अल्टरनेट में, ध्यान रखिएगा, इसको आप चाहें तो लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, जब भी आपको अल्टरनेट में पॉजिटिव निगेटिव साइन मिल जाए तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये आपका क्या होगा, GP होगा। GP में ही अल्टरनेट पर पॉजिटिव और नेगेटिव मिलता है। हमेशा ध्यान रखिए GP एक ऐसी सीक्वेंस है जहाँ पर आपको अल्टरनेट में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देखने को मिलता है। जैसे कि समझिएगा, मैं आपको एग्जांपल से दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए T1 है, प्लस का फिर -T2 मिलेगा आपको, फिर प्लस का T3 मिलेगा, माइनस का T4, फिर प्लस डैश डैश। ऐसी सीक्वेंस जब आपको मिल जाए तो आप घबराइएगा नहीं कि यहाँ पे प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस, ऐसा नहीं। जब भी आपको एक पहचानने का तरीका है, जब भी आपको, क्योंकि अभी आप जब नेक्स्ट एक्सरसाइज चलोगे, एक्सरसाइज 9.4 पढ़ोगे, तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली ऐसी सीरीज़ दी रहेंगे, आपको उनको सॉल्व करके उनको सोल्यूशन देना होगा। तो आप कैसे पहचानोगे कि GP है कि AP। जब भी आपको अल्टरनेट में पॉजिटिव निगेटिव साइन दिया हो तो आप आँख बंद करके बोल दीजिए कि ये आपका GP होगा। लेकिन पहले देख लीजिए, देखने के बाद तब आँख बंद करके बोलिए कि ये आपका GP होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दिया गया है। देखिए पहले पॉजिटिव नेगेटिव,
समझ में बात आ गई आपको इतनी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि अल्टरनेट में अगर पॉजिटिव नेगेटिव साइन दिया इट मीन्स वो आपकी जीपी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरल सीक्वेंस ऑफ अ जीपी। जीपी की जनरल सीक्वेंस क्या होगी? हमने एपी के तो जनरल सीक्वेंस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्या कि जीपी की जनरल सीक्वेंस क्या होगी। अब हम जीपी की जनरल सीक्वेंस पढ़ेंगे, फिर उसका एनएट टर्म का फॉर्मूला देखेंगे, जनरल टर्म का फॉर्मूला देखेंगे कि जीपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फिर उसका एनएट टर्म फ्रॉम द एंड देखेंगे कि एंड से उसका एनएट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, देखिए हम क्या बात करने वाले हैं, जनरल सीक्वेंस ऑफ ए जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगी, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश 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 ए आर की पावर n-1। ठीक है, आप सभी जानते हो कि ये ए क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है, ए आर क्या है, सेकेंड टर्म है, ए आर स्क्वायर क्या है, थर्ड टर्म है, ए आर क्यूब क्या है, फोर्थ टर्म है, और ए आर की पावर n-1 क्या है, nth टर्म है। ये tn है, tn मतलब nth टर्म होता है। ये सब आप पढ़ चुके हो एपी में। ठीक है, देखिए सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपने एपी पढ़ लिया, अब आप जीपी पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, कन्फ्यूज़न ना होने पाए इसलिए आप अच्छे से चीज़ों को ध्यान में रखिए, दिमाग में रखिए और रिवाइज करते रहिए, इससे आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगा। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, वो आपका एनएट टर्म। अब आप देखिए इसको पहचानने की कोशिश करिए कैसी चीज़ें बन रही। T1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे ए है, फर्स्ट टर्म क्या है जनरल सीक्वेंस जीपी का, ए है। सेकंड टर्म ए आर है, जब ए आर है सेकंड टर्म तो यहाँ पे देखिए आर की पावर कितनी है, 1, एक कम है। T3 एक कम है, T4 एक कम है। तो अगर एनएट टर्म की बात करें तो आर की पावर एक कम होगी, किससे, एन से, इसीलिए यहाँ पे आर की पावर n-1 आपको मिला है। ठीक है, समझ गए ना आप मेरी बात, कि अगर मैं आपसे पूछूं सिक्स टर्म बताइए, जीपी का सिक्स टर्म बताइए, तो सिक्स टर्म क्या होगा, T6 मतलब इससे एक कम, किसकी, आर की पावर, ये हो जाएगी आर की पावर 5। ऐसे में T21 आपसे पूछ रहा हूँ तो 21 टर्म क्या हो जाएगा आपका, 21 टर्म क्या होगा, ए आर की पावर 20, क्यों, इससे एक कम होगा। डायरेक्टली आप काम करोगे। ठीक है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे आप निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे उसके लिए फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, आप इतनी बात तो समझ गए कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगा और एन टर्म का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला निकलता है किसका, जनरल टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू में ए आर की पावर n-1। तो जनरल टर्म ऑफ ए जीपी क्या हो जाएगा, Tn इज इक्वल टू में ए आर की पावर n-1। अब यहाँ से आप देखिए, आप टर्म समझिए, ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, ध्यान से समझिएगा और इसको लिख भी लीजिएगा, इससे कन्फ्यूज़न ना हो, कभी कभी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो जाती है। ठीक है, ये आपका क्या है, आर यानी कॉमन रेशियो है, जिसको बोलते हैं अपन शॉर्ट में CR। ये क्या आपका है, कॉमन रेशियो है। ठीक है, और n आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स से रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये Tn आप जानते हो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका nth टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, nth टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान रहे, मैंने एपी में आपको बताया जो nth टर्म होता है इसी को अपन लास्ट टर्म भी बोलते हैं, और लास्ट टर्म भी इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, किसका, इस सीक्वेंस का, जो ए आर की पावर n-1 ये आपका लास्ट टर्म भी होगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और बन जाता है क्या, L इज इक्वल टू में ए आर की पावर n-1। ध्यान रहे, दोनों ही फॉर्मूले सेम है, इन दोनों फॉर्मूले का मीनिंग सेम है। Tn और L nth टर्म है, ये लास्ट टर्म है, बस इन दोनों का नाम चेंज हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल देता है कि आपको nth टर्म दिया है, आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, दोनों का मतलब सेम है अगर आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखो तो। ठीक है ना, इसलिए फॉर्मूला भी यहाँ पे क्या हो रही है, वैल्यू भी सेम हो रही है, nth टर्म इक्वल टू ए आर की पावर n-1, लास्ट टर्म इक्वल टू ए आर की पावर n-1। लेकिन अगर आपसे जब भी बोल दिया जाए कि nth टर्म फ्रॉम द एंड बताओ, nth टर्म फ्रॉम द एंड बताओ, तो बात अलग हो जाती है। nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग बोल दिया जाए तो nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग फाइंड आउट करने के लिए आप यही फॉर्मूला लगाओगे। फिर से सुनिए, मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर आपसे बोला जाए आप nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग बताओ, तो जब भी आपको nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग बताया बोलने फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए जीपी में, तब आप यही फॉर्मूला यूज़ करोगे, Tn इक्वल टू ए आर की पावर n-1। क्या मैंने बोला, ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला जब भी आपको nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो आप इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, Tn इक्वल टू ए आर की पावर n-1। लेकिन जब आपसे बोल दिया जाए nth टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड आउट करने के लिए, तब के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, उसको देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए मैंने जो अभी आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज बताया, इस जनरल टर्म का फॉर्मूला को मैंने सारी चीज़ें बता दी। इस जनरल टर्म का फॉर्मूला आपका क्या होगा, Tn इज इक्वल टू में ए आर की पावर n-1। मेरे साथ बोलिए, बताइए जल्दी से, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, जनरल टर्म का फॉर्मूला होगा Tn इज इक्वल टू में ए आर की पावर n-1। यहाँ पर ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, Tn nth टर्म हो गया। हम Tn को लास्ट टर्म के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो लास्ट टर्म के फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, L इज इक्वल टू में ए आर की पावर n-1। आई बात मेरी समझ में आपको क्लियर इतनी चीज़ें? ठीक है, इसी बात पे मैं अगर आपसे पूछ दूँ, मैं बोल दूँ आपसे कि आप मुझे
nth टर्म का फॉर्मूला बताओ फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी जनरल टर्म का फॉर्मूला बताओ बिगिनिंग से। अगर बिगिनिंग से पूछा, आपके बिगिनिंग से पूछ लूँ कि nth टर्म फ्रॉम द एंड, मैंने तो नहीं पूछा ना, मैं पूछा nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग आप बताओ। जब मैं आपसे पूछूँ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो आप फॉर्मूला क्या बताओगे, Tn इक्वल टू आर की पावर n-1। ये तीनों टर्मिनोलॉजी सेम है, तीनों का फॉर्मूला सेम है, बट लैंग्वेज तीनों की डिफरेंट है, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं nth टर्म फ्रॉम द एंड। क्या बात कर रहे हैं कि nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा, ठीक है। इसके लिए हम बोलेंगे सीक्वेंस पहले लिखते हैं। सीक्वेंस क्या होगी, a कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा डैश 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 क्या हो जाएगा, एल अपॉन में आर स्क्वायर कॉमा एल अपॉन में आर कॉमा एल, ठीक है। ये हो जाएगी इसकी सीक्वेंस जब हमें nth टर्म फ्रॉम द एंड देखना हो तब के लिए। तो जब हमें nth टर्म फ्रॉम द एंड देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमें यहाँ से देखना होगा। कहाँ से, हम सीक्वेंस को यहाँ से देखेंगे, ठीक है। nth टर्म फ्रॉम द एंड देखने का मतलब क्या, हम सीक्वेंस को यहाँ से देखेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो हमने भी nth टर्म फ्रॉम द एंड एपी में भी फाइंड आउट किया था, वहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताई थी। यहाँ पे मैंने क्या बोला, जब भी आपको nth टर्म फ्रॉम द एंड बोलना हो तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ आकर के देखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से भी खड़े होकर के देख सकते हैं, लेकिन देखने का नज़रिया आपको यहाँ से रखना होगा, ठीक है। जब आप वहाँ से देखोगे, nth टर्म फ्रॉम द एंड का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ से देखना है कि फ्रॉम द एंड से आपको देखना है कि आपका nth टर्म क्या होगा। तो हम बोलेंगे कि nth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू में आपको हो जाएगा nth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू में फर्स्ट टर्म क्या हो गया, देखिए एल इंटू में, देखिए अगर आप यहाँ से देखोगे तो फर्स्ट टर्म आपका क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा, ठीक है। ए आर की पावर n-1 होता है, तो यहाँ से अगर हम कॉमन रेशियो निकालना चाहें तो कॉमन रेशियो क्या होता है, ये आपका फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म, तो क्या हो जाएगा T2 अपॉन में T1 होता है। तो T2 की वैल्यू कितनी है, L अपॉन में R अपॉन में L है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास, L अपॉन में R इंटू में 1 अपॉन में L, तो L से L कट गया तो क्या बचा आपके पास 1 अपॉन में R, तो यहाँ आ जाएगा L अपॉन में R की पावर n-1। मेरी बात समझ में आई आपको इतनी, कितने में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि देखिए हमने जो जनरल टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था क्या पढ़ा, Tn इक्वल टू में ए आर की पावर n-1। फ़र्क क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई, a की प्लेस पे आपको l मिल गया, और जो r की वैल्यू मिली आपको, r की वैल्यू 1 अपॉन r मिली। जब आप 1 अपॉन r पुट करोगे तो r की पावर क्या मिलेगा आपको, n-1 मिल जाएगी। इस तरीके से आपको nth टर्म फ्रॉम द एंड कितना मिल गया, l अपॉन में r की पावर n-1 मिल गई। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जब nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग आप देखते हो तो आपका रेशियो कितना रहता है, स्मॉल r रहता है, बट जब nth टर्म फ्रॉम द एंड आप देखते हो तो आपका जो कॉमन रेशियो आता है वो 1 अपॉन r आता है। ध्यान रहे कॉमन रेशियो आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पर CR कितना मिल रहा है, 1 अपॉन r मिल रहा है। जब आप nth टर्म फ्रॉम द एंड देखते हो तो nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग देखते हो तो आपको कॉमन रेशियो कितना मिलता है, स्मॉल r मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो जनरल सीक्वेंस के लिए आपको जो क्या बोलते हैं जीपी के लिए, जो जनरल सीक्वेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी मैंने आपको सारी बता दी। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जनरल टर्म्स जीपी होती क्या है, कॉमन रेशियो क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, जनरल सीक्वेंस ऑफ जीपी क्या होती है, फिर उसके बाद जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होता है, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होता है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है, Tn आपको पता ही है, एन नंबर ऑफ टर्म से सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। जो आपकी एक्सरसाइज 9.3 है उस एक्सरसाइज में आपको देखिए क्या क्या क्वेश्चंस मिलेंगे, किससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको आपके जनरल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। जनरल टर्म मतलब कि आपको जीपी का जनरल टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। आपको कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, और उसके साथ ही साथ में आपको nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग फाइंड आउट करने के लिए भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी मैंने आज आपको बता दी, ठीक है। अब बचता है आपका फाइंडिंग द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। अगर जीपी में कोई सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस में n टर्म्स दिए हुए हैं, तो उन टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला होगा वो उस पर हम डिस्कशन अब कर लेते हैं। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। देखिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर आपको कोई एक जीपी दी हुई है, उस जीपी में n नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं, तो उन नंबर ऑफ टर्म्स को आपका अगर सम फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमें फाइंड आउट करना है क्या, मुझे सम फाइंड आउट करना है, क्या बोलेंगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, यानी n टर्म्स की जीपी का सम फाइंड आउट करना हो तो उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Sn से। सीक्वेंस क्या होती है हमें पता है, क्या होती है, a, a r स्क्वायर डैश डैश ए आर की पावर n-1। तो हम इसका अगर सम फाइंड आउट करना हम क्या बोलेंगे, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस का ए आर की पावर n-1। इसका अगर हमें सम फाइंड आउट करना तो सम क्या होगा, Sn इज इक्वल टू में a इंटू में
हाँ a इंटू में 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। ये कब के लिए है? जब आपका r इज़ लेस देन 1 हो, r क्या हो? लेस देन 1 हो। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? एस एन इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। ये कब के लिए फॉर्मूला? जब आपका r ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। और दूसरा एस इन्फाइनाइट मिलेगा आपको, एस इन्फाइनाइट इज इक्वल टू a अपॉन में 1 माइनस r, जब r इज़ लेस देन 1 हो, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले मैंने सम को आपको बताया, यही 3 फॉर्मूले आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं। अब देखिए इन 3 फॉर्मूलों का मतलब क्या है। देखिए ये जो आप 2 फॉर्मूले देख रहे हो, ये दोनों फॉर्मूला का मतलब क्या है? एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। क्या करना है? जीपी के एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। सम फाइंड आउट करने के लिए आपको या तो ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा या तो ये यूज़ करना लगेगा। लेकिन कौन सा आप यूज़ करोगे ये डिपेंड करेगा किस पे? आर पर। किस पे डिपेंड करेगा? आर पर। जब भी आप किसी भी सीक्वेंस का सम फाइंड आउट करने चलोगे, किसी भी जीपी का सम फाइंड आउट करने चलोगे, तो सबसे पहले आपको उसका कॉमन रेशियो चेक करना होगा। एक कॉमन रेशियो आपका लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है। अगर लेस देन 1 होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्या? एस एन इक्वल टू a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। अगर आपका r जो है ग्रेटर देन 1 होगा तो आप लगाओगे a आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, ठीक है। इन दोनों को ऐसे लिखने का मतलब बस इतना है कि आपको जो सम मिले वो आपको पॉजिटिव मिले, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? मैंने क्या बोला कि अगर आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो अगर आपसे पूछा जाए अगर r की वैल्यू आपकी जो कॉमन रेशियो मिल रहा है वो ग्रेटर देन 1 मिल रहा है, तो आप क्या यूज़ करोगे? एस एन इक्वल टू में a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो एस एन इक्वल टू a 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r, ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वो ये वाला फॉर्मूला है एस इन्फाइनाइट। एस इन्फाइनाइट का मतलब ये है कि आपको एक जीपी दी जाएगी, उस जीपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो क्या होंगे? इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए 2 4 8 10 12 डैश डैश डैश, ये कहाँ तक गई? इन्फाइनाइट तक गई। अब इसको अगर आपको सम फाइंड आउट करना तो क्या बोलेंगे? 2 + 4 + 8 + 10 + 12 + डैश डैश डैश, कहाँ तक गई? इन्फाइनाइट तक। तो मुझे इस इन्फाइनाइट सीक्वेंस का जो सम फाइंड आउट करना है, तो सम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? एस इन्फाइनाइट इज इक्वल टू में a अपॉन में 1 माइनस आर। लेकिन इसके लिए खास बात क्या है ये कि आर आपका लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 1 होनी चाहिए, तब आप एस इन्फाइनाइट फाइंड आउट कर लेंगे। एस इन्फाइनाइट इक्वल टू a अपॉन में 1 माइनस आर होना चाहिए, ठीक है। तो एस इन्फाइनाइट फाइंड आउट करने की जब भी आप ध्यान दें, जब भी आपको इन्फाइनाइट सीक्वेंस सीरीज़ दे दी जाए उसका सम फाइंड आउट करना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब आपको फाइनाइट सीरीज़ दी जाए, फाइनाइट सीरीज़ का सम फाइंड आउट करना हो तो आप इन दोनों फॉर्मूलेज का यूज़ करेंगे। लेकिन ध्यान रहे आर की वैल्यू आपकी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 देखना इंपॉर्टेंट है। बिना देखे आप करोगे तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव में आंसर आएगा तो दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी जीपी से रिलेटेड, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड ये सारी टर्मिनोलॉजी थी। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 9.3 में दिए हुए हैं जिनको हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। एक चीज़ और, अब आपके पास यहाँ पर जो एक्सरसाइज है आपकी 9.3, इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, वो आपका है जियोमेट्रिक मीन। क्या है? जियोमेट्रिक मीन। उस पर भी अपन डिस्कशन कर लेते हैं जिससे कि हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना रह जाए बस। देखिए जियोमेट्रिक मीन क्या होता है? किसी भी एपी का जब हम जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने चलते हैं तो जियोमेट्रिक मीन का होता क्या है? जैसे आपने अरिथमेटिक मीन पढ़ा है, क्या पढ़ा आपने अरिथमेटिक मीन पढ़ा। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? एम। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन होता है एम। क्या होता है कि हम फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच में जब कोई नंबर इंसर्ट करवाते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच में जब अपन कोई नंबर इंसर्ट करवाते हैं तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। वैसे ही अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस दी हुई है, जीपी में एक सीक्वेंस दी हुई है, जीपी में एक फर्स्ट टर्म दिया हुआ, लास्ट टर्म दिया हुआ, उस फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच में हम अपनी तरफ से कोई नंबर इंसर्ट करवाते हैं, तो जो नंबर इंसर्ट करवाते हैं वो हमें क्या बोलते हैं? उन नंबर्स को हम जियोमेट्रिक मीन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक मीन बोलते हैं। जीएम, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए इफ़ वन inserted between first and last term, ठीक है। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच में हम एक नंबर इंसर्ट करवाएं, एक जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करवाएं तो क्या होगा? देखिए जियोमेट्रिक मीन का मतलब आप समझ गए ना कि अगर हमारे पास कोई फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, लास्ट टर्म बी दिया हुआ है और इनके बीच में अपन जो नंबर्स इंसर्ट करवाते हैं उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक मीन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस दोनों नंबर के बीच में एक जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करवाया जी, तो हमें ये बताना है कि इस जी की वैल्यू क्या होगी। फिर हमें उस जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। क्या फाइंड आउट करनी होती है? जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ये किस में है? आर इन जी पी में है। बोल दिया किसमें? ये आर इन जी पी। जब आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में एक नंबर ऑफ टर्म्स यानी एक जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करवाया, तो इंसर्ट करवाने में जो आपको सीक्वेंस मिली वो किसमें? आर इन जी पी है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका लास्ट टर्म है, जी आपका जियोमेट्रिक मीन है। तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कंडीशन आप जानते हैं क्या होता है? T2 अपॉन में
T1 इज इक्वल टू में T3 अपॉन में T2 होता है। हमें G फाइंड आउट करना है, इसलिए हम ये कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। T2 की वैल्यू कितनी है, G है। T1 की वैल्यू कितनी है, A है। T3 की वैल्यू कितनी है, B। T2 की वैल्यू कितनी है, G। यहाँ से अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए आपको मिलेगा G स्क्वायर इज इक्वल टू में AB। तो यहाँ से G इक्वल टू मिल जाएगा आपको रूट में AB। ये कंडीशन मिल गया आपको ज्योमेट्रिक मीन। ये क्या है, G क्या है, डिनोट करता है, G आपको GM यानी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आपको ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या मिलेगा, GM इज इक्वल टू में रूट में AB। AB क्या है, A और B आपका फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म है। और ज्योमेट्रिक मीन के लिए जब भी आपको A और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में सिर्फ एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कराया गया हो, तब के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू रूट में AB। मैंने क्या बोला, मैंने बोला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में अगर एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करा दिया गया हो और आपको उस ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करा दिया जाए, क्या करा दिया जाए, एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करा दिया जाए, तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या होगी, ये सब हम इस लेक्चर में नहीं देखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर अपन इस लेक्चर में देख लेंगे तो वहाँ पर भी मुझे आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया ना क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्यों कंडीशन क्यों इंपॉर्टेंट है समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये तो बात होगी ज्योमेट्रिक मीन की, ठीक है। देखिए होता क्या है ना कि अगर आप एन नंबर्स इंसर्ट करवा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अरिथमेटिक मीन में भी देखा, एन नंबर्स मैंने इंसर्ट करवा दिया था, तो एन नंबर से भी इंसर्ट करवा दिया था, एन ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करवा दिया, उन एन अरिथमेटिक मीन्स की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी। तो मैं एक एक करके फाइंड आउट करता था, वहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालता था, कॉमन डिफरेंस निकाल करके वैल्यूज पुट करता था, तो आपको अरिथमेटिक मीन मिल जाता था, ठीक है। एन अरिथमेटिक मीन की वैल्यूज मिल जाती थी। वैसे हम ज्योमेट्रिक मीन की भी निकाल सकते हैं, बट मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी कुछ रख लेते हैं। क्योंकि अगर मैं अभी आपको बता दूंगा और इसके क्वेश्चन आपको आगे काफ़ी आगे मिलेंगे जा करके, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है क्वेश्चन नंबर आपको 27 क्वेश्चन नंबर 27 से आपका ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं अभी आपको बता दूंगा तो आप फिर से आपको ये लेक्चर देखना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जब मैं वहाँ पे आपको पढ़ाऊँ तभी आपको ज्योमेट्रिक मीन वाला बताऊँ। ये तो आप ध्यान रखोगे, बट वो थोड़ा सा टेढ़ा है, इस वजह से मुझे वो वहीं पे बताना पड़ेगा, तब आपको दिमाग में अच्छे से बैठेगा, अभी मैं आपको करवा भी दूंगा, ठीक है ना। बस यही मेरा पर्पज़ है, बाकी अदरवाइज कोई पर्पज़ दूसरा नहीं कि मैं आपको नहीं बता रहा हूँ इसीलिए, ठीक। अब देखिए अगर मान लीजिए आपका कोई जीपी दिया हुआ है जिसमें 3 टर्म्स दिए हुए हैं, कितने टर्म्स दिए हुए हैं, 3 टर्म्स। ये किस में, देखिए ये नोट में कर लीजिएगा, किस में कर लीजिएगा, नोट में। अगर एक एपी की एक सीक्वेंस दी, जीपी के एक सीक्वेंस दी जिसमें 3 टर्म्स दिए हुए हैं, तो कंडीशन क्या बनती है, T2 अपॉन में T1 इज इक्वल टू में T3 अपॉन में T2। इट मीन्स B अपॉन में A इज इक्वल टू में C अपॉन में B स्क्वायर इज इक्वल टू में AC और B इज इक्वल टू में B स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या बनती है, AC। जो ये कंडीशन बनती है किसकी कंडीशन है, ये GP की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, GP की कंडीशन। जैसे मैंने AP में कंडीशन आपको क्या बताई थी, AP की कंडीशन बताई थी 2B इज इक्वल टू में A प्लस C, ये कंडीशन बताई थी आपको मैंने GP में। वैसे ही अगर 3 टर्म्स GP में दिए हुए हैं तो आपकी कंडीशन क्या होगी, B स्क्वायर इज इक्वल टू में AC। ध्यान रहे, इन कंडीशंस को ध्यान रखिएगा, इससे पता चलता है कि आपका टर्म यानी आप जब भी बोल रहा था, कभी कभी क्या होता है ना, ये जो AP GP होती है इसके एप्लीकेशन हमें और भी अदर क्लासेस में मिलते हैं और भी अदर चैप्टर्स में मिलते हैं। तो हम बोलते हैं कि अगर कोई भी सीक्वेंस आपकी GP में है, इट मीन्स आपको इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। B स्क्वायर इज इक्वल टू AC की कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स वो सीक्वेंस आपकी GP में है। अगर 2B इज इक्वल टू A प्लस C की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स वो आपकी AP में है। बस इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ में हम आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पर हम एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस लेक्चर को, इस लेक्चर में मैंने जितनी चीज़ें बताई उन सभी को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, अच्छे से उनको पढ़ लीजिएगा, जिससे कि हमें क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। ओके, चलिए आज की सभा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए गुड बाय।